हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुजरात राज्य को लेकर है। स्टेट वाइज मैपिंग में आज हम गुजरात को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गुजरात राज्य से कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो गुजरात से देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जो बाउंड्री है राजस्थान को टच करता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ से महाराष्ट्र, मतलब 3 राज्य टच करते हैं। और मजे की बात ये है कि ये जो तीनों राज्य हैं ये क्षेत्रफल के आधार पर भी पहला, दूसरा, तीसरा है। जैसे अगर भारत में राज्यों का क्रम देखा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं गुजरात में ये जो गुजरात की तट रेखा है, समुद्री जो तट रेखा है गुजरात की, इसको काठियावाड़ तट कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पानी है, जब कोई वाटर बॉडी जो है वो तीन तरफ के जमीन से घिर जाए तो उसको खाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पानी फंसा हुआ है इसको खंभात की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंभात की खाड़ी। तो फिर आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी कुछ पानी तीन तरफ के जमीन से फंसा हुआ है, तो इसको कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। मतलब गुजरात के तट पर 2 खाड़ी प्रदेश हैं, पहला खंभात की खाड़ी और दूसरा कच्छ की खाड़ी। और इस तट रेखा को, गुजरात राज्य की जो तट रेखा है, इसको काठियावाड़ तट कहा जाता है। याद रखेंगे, कौन सा तट कहा जाता है? काठियावाड़ तट। अब सबसे पहले समझते हैं कि गुजरात राज्य का गठन कब हुआ। देखिए, 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया गुजराती भाषा के आधार पर। आपको पता होगा 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसमें से एक बम्बई स्टेट था जो कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर बनता था। तो देखिए, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक थे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र जो है, जिसका पहले नाम था बम्बई स्टेट, क्या नाम था? बम्बई स्टेट। तो बम्बई स्टेट से गुजरात को अलग कर दिया गया और बम्बई स्टेट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? महाराष्ट्र। तो 1 मई 1960 याद रखेंगे, गुजरात राज्य का गठन किया गया और इसकी राजधानी बनाई गई गांधीनगर को। याद रखेंगे, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ का लोक नृत्य गरबा है, यहाँ का लोक नृत्य गरबा है और यहाँ की भाषा है गुजराती। तो आप सामान्य परिचय में नोट्स जब बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं पहले राजधानी क्या है, राजधानी के बाद आप लिखेंगे इसका गठन कब किया गया, 1 मई 1960 को। इसके बाद लोक नृत्य क्या है और भाषा क्या है। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स लिखते चलिए। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं ये जो तट रेखा आपको दिख रही है, किसी भी राज्य की अगर तट रेखा देखें तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की। याद रखेंगे, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर, 0.7 भी है किलोमीटर है, मतलब 1214 किलोमीटर है। राउंड ऑफ अगर लेते हैं इसको तो 1214 किलोमीटर लंबाई है इस काठियावाड़ तट की। याद रखेंगे, गुजरात के समुद्री तट की। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का सबसे लंबा दिखता है ना, लेकिन आंध्र प्रदेश का नहीं है। गुजरात पहले नंबर पर है। मतलब भारत में जो समुद्री तट रेखा है, राज्यों के आधार पर गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो पहला गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश, और सबसे कम है गोवा की। याद रखेंगे, सबसे कम किसकी है? गोवा की है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप जानते हैं कि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो देखिए, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी तट रेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो दोनों में ओवरऑल देखा जाए तो अंडमान निकोबार की ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो जनरली राज्यों के आधार पर ही पूछा जाता है। तो राज्यों के आधार पर जब पूछा जाएगा तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और सबसे कम गोवा का है। वैसे इधर केंद्र शासित प्रदेशों में अगर स्पेशली मेंशन किया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा, या फिर बोला जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है,
तो आएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर हो गया हमारा गुजरात राज्य का सामान्य परिचय। अब रोड देख लेते हैं। तो इससे हम जानते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार कोने, चार कोने मतलब चार महानगर। जैसे तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, यहाँ पर दिल्ली, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो ये जो चार महानगर दिख रहे हैं, इनको रोड से जो जोड़ने की परियोजना है, डायरेक्ट कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर स्क्वायर है। कितनी, 5846 किलोमीटर स्क्वायर। किसकी, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो इसमें जो ये दिख रहा है आंकड़े, इसी आंकड़ों के आधार पर इस नेशनल हाईवे का नंबर भी है। जैसे इस नेशनल हाईवे का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 5। क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 5, मतलब कलकत्ता से चेन्नई वाली जो रोड है उसका नंबर नेशनल हाईवे नंबर 5 है। ये देखिए 5 हो गया। अब 8 देखते हैं, तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 8 जो मुंबई से दिल्ली तक जाती है। तो ये हो गया 8। इसके बाद 4 बचा, तो ये हो गया नेशनल हाईवे नंबर 4। अब बचा 6, लेकिन जो बच गया है दिल्ली से कलकत्ता, इस रोड का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 2। मतलब 5846 जो है वो कुल लंबाई है, इस रोड की कुल लंबाई है। लेकिन अगर हम नेशनल हाईवे याद रखें इसका, तो ये है 5842, मतलब लास्ट का अंक सिर्फ बदल रहा है। तो इस हिसाब से इन आंकड़ों के आधार पर ही हम इनका नेशनल हाईवे तय कर सकते हैं। मैपिंग में हम ये देखते हैं कि अटारी से दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 1 है और दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे नंबर 2 है। तो यहाँ से भी याद रहता है, जब हम पंजाब राज्य का मैपिंग करेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है और यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे नंबर 2 है। तो आप देख लीजिए इसको आंकड़ों के आधार पर, एक बार बस समझने की जरूरत है, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज में मुंबई से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचा जाता है। इस रोड का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 8। तो सबसे पहले हम स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज से जैसे ही मुंबई से आप निकलते हैं, सबसे पहले गुजरात जा रहे हैं और हमको आज गुजरात राज्य कवर करना है। तो गुजरात में सबसे पहले जो जगह पड़ेगा वो है सूरत। कौन सा जगह पड़ेगा, सूरत। फिर पड़ेगा बड़ोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर। 4 जगह देखेंगे हम। नेशनल हाईवे नंबर 8 में हम क्या देखेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 8 में स्वर्णिम चतुर्भुज हेडिंग बनेगा। इसमें सबसे पहले हम सूरत के बारे में देखेंगे, सूरत के बाद बड़ोदरा के बारे में देखेंगे, बड़ोदरा के बाद अहमदाबाद के बारे में देखेंगे और अहमदाबाद के बाद गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर के बारे में देखेंगे। तो 4 चीज़ों पर पहले डिटेल हमें स्टडी करना है अभी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूरत की और इसको जूम करके देखते हैं। तो जब जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से मैप बनेगा। मुंबई से जो है रोड निकलेगी और किधर को जाएगी, दिल्ली के तरफ जाएगी, है ना। तो ये मुंबई से रोड निकल रही है और दिल्ली की ओर जा रही है। इस रोड का नंबर क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 8। हमने 4 जगह भी बनाए इसमें। पहला हमने बना लिया सूरत, सूरत के बाद बड़ोदरा, बड़ोदरा के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद गांधीनगर। तो ये 4 जो मुख्य नगर हैं इनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सूरत जो आपको दिख रहा है, ये सूरत, पहला चीज हमको याद रखना है कि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर है। मतलब ये नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है। तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेजों की भी थी और फ्रांसीसियों की भी थी। तो अंग्रेजों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बोलना चाहिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन्होंने अपनी पहली स्थायी कोठी जो है, स्थायी कोठी का मतलब होता है फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कब, 1613 में। याद रखेंगे, सन 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री, पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अस्थायी उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, लेकिन पहला स्थायी फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो सूरत है उसका आंसर, सूरत 1613 में। और वैसे ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में अपनी पहली
फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। मतलब यहाँ पर अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने दोनों ने अपनी कोठी स्थापित की है, दोनों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। अंग्रेजों ने 1613 में पहली फैक्ट्री और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फ्रांसीसियों ने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा सूरत को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देंगे, सूरत जो है ये जेम्स एंड ज्वेलरी का भारत में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है। मतलब जो रत्न और आभूषण होते हैं उसका जो निर्यात केंद्र है वो सबसे बड़ा निर्यात केंद्र सूरत में है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला, ताप्ती नदी के तट पर है। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में यहाँ स्थापित की थी। वैसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की थी। इसके अलावा सूरत जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का भारत में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, तो थोड़ा डिटेल ताप्ती नदी पर भी देख लेते हैं। ताप्ती नदी पर यहाँ पर कौन सा डैम है देखा जाए तो उकाई परियोजना है। कौन सा परियोजना? उकाई परियोजना याद रखेंगे। और इसी ताप्ती नदी के तट पर यहाँ पर काकरापारा नामक जगह है, जहां पर काकरापारा, याद रखेंगे, काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट है। भारत के 7 परमाणु बिजली घर में से एक है। तो अभी तो भारत में 7 परमाणु बिजली घर है और 2 प्रस्तावित है, मतलब कुल 9 है। लेकिन आपको अभी याद रखना क्योंकि 2 प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं हैं, इसलिए भारत के 7 परमाणु बिजली घर में से एक है। जैसे ही वो दोनों बन जाएंगे तो ये हो जाएगा भारत के 9 परमाणु बिजली घर में से एक। तो काकरापारा जो है, काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में है। काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में है। भारत के 7 परमाणु बिजली घर में से एक है। तो देखिए यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि भारत के 7 परमाणु बिजली घर में से एक है, मतलब भारत में टोटल 7 परमाणु बिजली घर है। अब देखते हैं कि 7 परमाणु बिजली घर कहां कहां है। तो देखिए नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में है कलपक्कम और कुडनकुलम, 2 है यहाँ पर। तमिलनाडु में कितने हैं? 2, कलपक्कम और कुडनकुलम। कर्नाटक में कैगा, कर्नाटक का कौन सा है? कैगा। महाराष्ट्र का तारापुर, महाराष्ट्र का तारापुर। गुजरात का काकरापारा, अभी हमने पढ़ा। राजस्थान का रावत भाटा और यूपी का है नरौरा। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 हो गए। कितने हो गए टोटल? टोटल 7 हो गए। तमिलनाडु का कलपक्कम और कुडनकुलम, कर्नाटक का कैगा परमाणु बिजली घर, महाराष्ट्र का तारापुर परमाणु बिजली घर, वैसे गुजरात का काकरापारा परमाणु बिजली घर, राजस्थान का रावत भाटा और उत्तर प्रदेश का नरौरा परमाणु बिजली घर। अब समझते हैं कि ये जो परमाणु बिजली घर है इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई थी। तो देखिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, परमाणु विद्युत आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 1948 में परमाणु विद्युत आयोग की स्थापना की गई, याद रखेंगे। इसके बाद 1954 में बार्क की स्थापना की गई, याद रखेंगे। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, किसके लिए? परमाणु पे रिसर्च के लिए बार्क की स्थापना की गई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रखेंगे। ये जो भाभा है इनका पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और भारत में परमाणु तकनीक के जनक भाभा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो 1954 हो गया। उसके बाद 1969 में भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित किया गया। ध्यान देंगे भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट महाराष्ट्र वाला है, तारापुर। अभी मैंने बताया तारापुर, महाराष्ट्र। उसके बाद 1987 में NPCIL भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई, याद रखेंगे। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL की स्थापना की गई। तो इस तरह से हमने काकरापारा को समझते हुए भारत के पूरे परमाणु बिजली घर और अभी तक परमाणु के क्षेत्र में क्या हुआ है नाभिक के रिएक्टर के क्षेत्र में, वो हमने देख लिया। तो यहाँ पर हो गया हमारा काकरापारा। अब हम समझते हैं, देखिए नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है इसमें सूरत से जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो अब हमारा जो जगह पड़ रहा है वो कौन सा जगह है भाई? तो बड़ोदरा नामक जगह है। तो बड़ोदरा जो है वो गायकवाड़ राजवंश का मुख्यालय रहा है। गायकवाड़ मतलब मराठा। तो मराठा जो 5 मराठों का जो मुख्यालय था वो उसमें से एक था बड़ोदरा। बड़ोदरा में गायकवाड़ राजवंश का मुख्यालय था, याद रखेंगे। यहाँ पर भारत का पहला नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी खोला गया, याद रखेंगे। बड़ोदरा में भारत का पहला नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी खोला गया है। इसके अलावा बड़ोदरा में भारी जल, जो भारी जल होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्पादन होता है, इसके लिए संयंत्र लगाया गया है कहाँ? बड़ोदरा में। तो चलिए इसको भी डिटेल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा
कि बड़ौदा जो है वो गायकवाड़ राजवंश का मुख्यालय रही है। तो बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, पुणे के पेशवा, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। 5 जब हम देखेंगे तो बड़ौदा देखेंगे हम, नागपुर देखेंगे, पुणे, ग्वालियर और इंदौर। तो 5 हम देखेंगे, 5 मुख्यालय मराठों के। तो देखिए मैप में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगह है? नागपुर और पुणे। तो नागपुर के भोसले और पुणे के पेशवा याद रखेंगे, नागपुर के भोसले और पुणे के पेशवा। वैसे मध्य प्रदेश में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, याद रखेंगे। और बड़ौदा गुजरात, यहाँ पर गायकवाड़। तो ये 5 मराठों का जो मुख्यालय था वो आपको याद होना चाहिए। जैसे बड़ौदा का हमको गायकवाड़ याद है, तो वैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले और पुणे के पेशवा, है ना। तो नागपुर के भोसलों को भी याद रखना है, क्योंकि यहीं से बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ आते हैं राज करने के लिए। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा हमने क्या बात किया? तो बड़ौदा में हमने बात किया कि भारत का पहला नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी खोला गया है। इसके अलावा हमने अभी बड़ौदा में क्या देखा? भारी जल संयंत्र D2O, ठीक है, इसका उत्पादन संयंत्र यहाँ लगाया गया है। तो और कहाँ कहाँ है भारत में? मतलब भारी जल जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, इसके और कहाँ कहाँ संयंत्र है? तो सबसे पहला संयंत्र 1962 में पंजाब के नांगल में लगाया गया था, याद रखेंगे। कहाँ लगाया गया था? पंजाब के नांगल में। तो पंजाब का नांगल जो है वो पहला है। उसके बाद क्रम से देखेंगे, तूतीकोरिन तमिलनाडु, इसके बाद बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, तलचर उड़ीसा, यहाँ पर है तलचर उड़ीसा, उसके बाद थाल महाराष्ट्र, फिर गुजरात के एक हजीरा नामक जगह पे भी है, गुजरात का हजीरा, और उसके बाद लास्ट है मानगुरु तेलंगाना का। तो तेलंगाना में जो मानगुरु नामक जगह है वहां पर। तो इतने जो है भारी जल संयंत्र स्थापित किए गए। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला नांगल, पंजाब का नांगल, दूसरा जो है तूतीकोरिन है, तीसरा बड़ौदा है, तीसरा, चौथा कोटा का, राजस्थान का कोटा, वैसे 5वां जो है वो उड़ीसा का तलचर है, 6वां महाराष्ट्र में जो थाल नामक जगह है, 7वां में फिर हजीरा है बड़ौदा का, गुजरात का, और उसके बाद 8वां में तेलंगाना का जो मानगुरु नामक जगह है। मतलब नया कौन सा है? तो मानगुरु है। सबसे अंतिम जो बनाया गया मानगुरु तेलंगाना में बनाया गया, और पहला जो है नांगल पंजाब में बनाया गया। तो इस तरह से भारी जल संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ है, इसके लिए भी आपको अलग मैप बनाकर एक नोट्स बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज का एक अलग बना लिए, भारी जल संयंत्र का हमने एक अलग बना लिया, तट रेखाओं के लिए एक हमने अलग बना लिया। तो इस तरह से गुजरात राज्य को कवर करते हुए आपका इंडियन ज्योग्राफी भी धीरे धीरे कवर होगा। तो चलिए, इसके बाद बड़ौदा के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आ रहा है हमारा कौन सा जगह, कौन सा शहर? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है वो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। तो अहमदाबाद को ध्यान देंगे हम। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो देखिए, इसको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है और बोस्टन क्यों कहा जाता है, समझते हैं। तो देखिए, मैनचेस्टर जो है ये कहाँ है? तो ये ब्रिटेन में है। और मैनचेस्टर जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं से कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई थी। तो हमारे यहाँ कहाँ से शुरुआत हुआ? अहमदाबाद से, इसीलिए भारत का मैनचेस्टर। और बोस्टन, पूर्व का बोस्टन क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, पूर्व का बोस्टन क्यों कहा जाता है। देखिए, जैसे हम ग्लोब बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर यूरोप है, और ये एशिया है, ठीक है, और एशिया में हमारा ये इंडिया है। तो देखिए, यहाँ पर है यूएसए में है एक जगह जिसका नाम है बोस्टन। कौन सा जगह है? बोस्टन। और यहाँ पर यूके में कौन सा जगह है? मैनचेस्टर, ठीक है, कौन सा जगह है? मैनचेस्टर। तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर से क्या हुई थी
कॉटन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और बोस्टन जो है वो यूएसए में है, मतलब अमेरिका में है। और ये जो है बोस्टन नामक जो जगह है ये कॉटन इंडस्ट्री में लीडिंग है, मतलब सर्वाधिक सूती कपड़ा उत्पादन कहाँ से होता है? बोस्टन से होता है। तो देखिए अगर इसको हम, ये जो 0 डिग्री है इसके इस तरफ को पूर्व कहा जाता है, इस तरफ को पश्चिम कहा जाता है। तो पश्चिम में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन बोस्टन में होता है। तो वैसे ही पूर्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पूर्व में भारत के अहमदाबाद में होता है, इसलिए इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन क्यों कहा जाता है। बोस्टन कह सकते हैं लेकिन पूर्व का बोस्टन क्यों कहा जाता है मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरह से इसको भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद भारत का जनसंख्या के आधार पर 7वां बड़ा शहर है। तो 7वां बड़ा शहर है तो इसके पहले के 6 कौन से हैं? तो सबसे पहले ध्यान देंगे अपन मुंबई, पहला कौन सा है? मुंबई। दूसरा है दिल्ली, दिल्ली के बाद आ जाएंगे बेंगलुरु, दिल्ली के बाद बेंगलुरु। तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, तीसरा बेंगलुरु है। चौथा है कलकत्ता, चौथा कलकत्ता है। 5वां है चेन्नई, 6वां है हैदराबाद और 7वां है अहमदाबाद। फिर से देख लेते हैं, मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद और हैदराबाद से अहमदाबाद। तो अहमदाबाद 7वें नंबर पर आ रहा है। याद रखेंगे जनसंख्या का आधार पर 7वां बड़ा शहर है। याद रखेंगे अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर है। याद रखेंगे साबरमती नदी के तट पर है। और जबकि साबरमती आश्रम, देखिए ये साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद शहर है, लेकिन साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद शहर के अंदर है। याद रखेंगे साबरमती आश्रम अहमदाबाद शहर के अंदर है। तो इस नदी के तट पर कौन सा आश्रम है? तो याद रखेंगे गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम जो है इस नदी के तट पर है। फिर से देख लेते हैं, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पर है और जबकि साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद शहर के अंदर है। और साबरमती नदी के तट पर फिर कौन सा आश्रम है? तो गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम। इसके अलावा अहमदाबाद में क्या है? तो अहमदाबाद में है भारत का पहला IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया गया था? IIM। देखिए MBA का डिग्री जो है ये सब टॉप लेवल के जो कॉलेज होते हैं उनमें है ये। तो IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? अहमदाबाद में है। इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, याद रखेंगे SAC, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ जाता है, मतलब सैटेलाइट से जुड़ जाता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, देखिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, याद रखेंगे वैज्ञानिकों की जन्मस्थली कहा जाता है। PRL को क्या कहा जाता है? PRL को वैज्ञानिकों की जन्मस्थली कहा जाता है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो दो चीज यहाँ अहमदाबाद में है। क्लियर? इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है। याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है यहाँ पर। और स्टेडियम है, एक स्टेडियम है जिसका नाम बदल दिया गया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अब जो स्टेडियम का नाम है, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये हो गया अहमदाबाद। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गांधीनगर। याद रखेंगे गांधीनगर एक बसाया गया शहर है और गुजरात की राजधानी भी है। तो इस तरह से हमने क्या कवर कर लिया? नेशनल हाईवे नंबर 8 को कवर कर लिया। देखिए क्लियर रहेगा बिल्कुल। मुंबई से हम दिल्ली जो रोड जा रही है इसी को नेशनल हाईवे नंबर 8 कहते हैं। और इस रोड में हमने 4 बड़े शहरों को देखा है, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर। सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर। अब धीरे धीरे डिटेलिंग बढ़ेगा और बहुत सारे जगह हमको देखने होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गांधी जी से संबंधित स्थल। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? गांधी जी से संबंधित स्थल। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर है पोरबंदर। आपको पता है पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके आगे बढ़ेंगे तो राजकोट, राजकोट में गांधी जी का क्या हुआ? पालन पोषण हुआ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा। अहमदाबाद के बाद खेड़ा, याद रखेंगे। तो अहमदाबाद भी गांधी जी से संबंधित स्थल है। देखिए पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था, राजकोट में गांधी जी का पालन पोषण हुआ था, अहमदाबाद में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था और खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह किया था। क्लियर है? इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बारदोली है। कौन सा जगह है? बारदोली। इस तरफ और इस तरफ है दांडी।
तो एक तरफ बारदोली बना लेंगे और एक तरफ दांडी बना लेंगे। और आपको पता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून तोड़कर यहीं से शुरुआत की थी, दांडी से। अहमदाबाद और खेड़ा में 1918 में उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। और बारदोली जो है, बारदोली हम गांधी जी से संबंधित स्थल नहीं है, लेकिन बारदोली का जो विवाद था, बारदोली का जो सत्याग्रह था, उसको निपटाने के लिए गांधी जी ने ही वल्लभ भाई पटेल को भेजा था। तो भले ही बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित हो, लेकिन हम गांधी जी जब पढ़ रहे हैं तो उसी में कवर कर लेते हैं उसको। जैसे ये बारदोली जो है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। और इस सत्याग्रह करने के लिए किनको भेजा गया था? वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई पटेल वहां गए, बारदोली सत्याग्रह है ना। बारदोली सत्याग्रह क्या था, इसका पृष्ठभूमि आप इतिहास के बुक से देख सकते हैं। ये सत्याग्रह सफल हो जाने के बाद, ही वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। और ये है दांडी। दांडी में 1930 में गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे। इसको मार्च, दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 12 मार्च को गांधी जी जो है कहां से निकले थे? तो अहमदाबाद शहर के अंदर जो साबरमती आश्रम है वहां से उन्होंने चलना शुरू किया था और 6 अप्रैल को कहां पहुंच गए थे? वो दांडी पहुंच गए थे। यहां पहुंचने के बाद, मतलब यहां से चलते हुए वो दांडी आए और यहां आने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल को क्या किया? नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ये वही दांडी है, ये वही जगह है दांडी। तो इसके बाद ये जो दोनों मैंने आपको छोड़ दिया अभी, अहमदाबाद और खेड़ा, इसके लिए एक कोड है याद करने के लिए, देखते हैं। देखिए, अहमदाबाद और खेड़ा 2 सत्याग्रह, और इसके पहले गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया था जिसको चंपारण कहते हैं। याद रखेंगे, चंपारण जो है वो कहाँ है? तो बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे अहमदाबाद और खेड़ा तो गुजरात में है, लेकिन चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो तीनों को एक साथ देख लेते हैं। 1915 में गांधी जी आ गए थे भारत, तो 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, 1917, फिर 1918, फिर 1918, मतलब 1918 में ही अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने किया है। तो देखिए, जो चंपारण में सत्याग्रह है, पहले सब एक एक सत्याग्रह को डिटेल से देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब उन्होंने किया, तो ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह नील कृषि के लिए था, याद रखेंगे। कौन से कृषि के लिए था? नील की खेती के लिए था। 3 कठिया पद्धति के विरोध के लिए, मतलब 3/20 जो होता है, इसको 3 कठिया पद्धति कहते थे। मतलब 3/20 का मतलब क्या है? किसी जमीन को 20 भागों में बांट दो आप, और उस 20 भाग के 3 भाग में क्या करना पड़ता था? वहां के किसानों को नील की खेती करने पड़ती थी। तो इसका विरोध करने के लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। किसने बुलाया था? ये याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था गांधी जी को। ये जो है पहला सफल सत्याग्रह था, मतलब सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से गांधी जी ने की भारत में, और ये पहला सफल सत्याग्रह था, मतलब चंपारण वाला सफल हो गया था। तब फिर गांधी जी को कहाँ बुलाया गया? अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में। उस समय प्लेग की बीमारी फैल गई थी। कौन सी बीमारी? प्लेग की बीमारी। तो वहाँ के जो मजदूर हैं उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, तो गांधी जी पहुँचे वहाँ सत्याग्रह करने, आंदोलन करने। तो इसीलिए अहमदाबाद के आंदोलन को मिल मजदूर आंदोलन कहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। तो याद रखेंगे, भारत में पहला भूख हड़ताल किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन को कहा जाता है। ये भी सफल हुआ और मजदूरों को 35% बोनस मिला। ठीक है, मजदूरों को 35% बोनस मिला। वैसे जब हम खेड़ा की बात करें, तो खेड़ा में लगान बंदी हेतु गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी के जो शुरुआती 3 आंदोलन थे, 3 सत्याग्रह थे, वो इस तरह हैं। मतलब चंपारण 1917 सबसे पहला, फिर अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918 में। चंपारण नील खेती के लिए राजकुमार शुक्ल ने नील की खेती का जो विरोध था उसके लिए बुलाया था, 3 कठिया पद्धति के विरोध के लिए। और अहमदाबाद का जो आंदोलन है वो मिल मजदूर आंदोलन, ये पहला भूख हड़ताल भी है, और 35% बोनस दिया गया था प्लेग के लिए। वैसे खेड़ा जो है लगान बंदी हेतु ये सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। कब? 1918 में। और इसमें गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस 1918 में ही अगर +10 कर दें हम, 1918 में ही अगर +10 कर दें, तब ये आ जाएगा बारदोली सत्याग्रह 1928 का। इसमें कौन गए थे? इसमें सरदार वल्लभ भाई
पटेल गए थे। उसके बाद दांडी, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये गांधी जी से संबंधित स्थल है, याद रखेंगे। इस तरह से ये कैसा स्थल है, गांधी जी से संबंधित स्थल गुजरात में जो रहे वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं गुजरात में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे लोथल। लोथल को बंदरगाह नगर कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये भारत का पहला बंदरगाह है। लोथल के बाद हम बनाएंगे रंगपुर, रंगपुर के बाद सुतकोतड़ा, सुतकोतड़ा के बाद धौलावीरा, और धौलावीरा के बाद शिकारपुर। सुतकोतड़ा, धौलावीरा और शिकारपुर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 5 स्थल गुजरात में जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है लोथल। लोथल बंदरगाह नगर कहा जाता है, और लोथल जो है क्या है, भारत का पहला बंदरगाह है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। देखिए, धान की भूसी के साक्ष्य लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिली है, लेकिन अपवाद स्वरूप मिली है। आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ऐसा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो धान की भूसी कैसे मिल गई? तो धान की भूसी अपवाद स्वरूप मिली है। वैसे ही सुतकोतड़ा से घोड़े के हड्डी और दांत मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। फिर भी सुतकोतड़ा से क्या मिला है? घोड़े के हड्डी एवं दांत मिले हैं। इसके अलावा धौलावीरा, धौलावीरा कच्छ के रण में पाया गया है 1991 में। धौलावीरा याद रखेंगे, कच्छ के रण में पाया गया है 1991 में। धौलावीरा की खासियत क्या रही है? सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं हम धौलावीरा में क्या खासियत रही है। धौलावीरा में त्रिस्तरीय नगर मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी मिला है। वैसे ही शिकारपुर, शिकारपुर जो है वो नया खोजा गया शहर है। तो इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, गुजरात में है जो। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे बंदरगाहों की। जैसे हमने लोथल पढ़ा, पहला बंदरगाह, तो इस हिसाब से वर्तमान में भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उसमें से गुजरात में कौन सा है ये देखते हैं। तो गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला पोर्ट। याद रखेंगे, कौन सा पोर्ट? कांडला पोर्ट। ठीक है, गुजरात में याद रखेंगे कांडला पोर्ट। इस कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है, और ये एक ज्वरीय बंदरगाह है। याद रखेंगे, ज्वरीय या ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। तो कांडला पोर्ट जो है एक ज्वरीय बंदरगाह है। कैसे? तो देखिए, जब इधर से क्या होता है, समुद्र में जब ज्वार आता है तो लहरें उठती हैं, पानी अंदर आता है, लहरें उठती है, तो इसी ज्वार के माध्यम से क्या किया जाता है, बड़े बड़े जहाजों को बंदरगाह तक लाया जाता है ना। तो इसीलिए इस बंदरगाह को, मतलब बड़े बड़े ज्वार के माध्यम से, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, तो बड़े बड़े ज्वार के माध्यम से यहाँ पर बंदरगाह का निर्माण हो गया। और इसी बड़े बड़े ज्वार, मतलब ज्वार का मतलब क्या होता है, लहरों का उठना। तो इसी लहरों के उठने के कारण बड़े बड़े जहाज जो है कहाँ तक लाए जाते हैं, बंदरगाह तक लाए जाते हैं, इसलिए इसे ज्वरीय बंदरगाह भी कहा जाता है। एक और बंदरगाह है जिसका नाम है दाहेज। याद रखेंगे, दाहेज। तो 2 बंदरगाह हमको पढ़ना है, एक दाहेज बंदरगाह और एक कांडला बंदरगाह। क्लियर है? इसके अलावा हम देखेंगे अब पेट्रोलियम कुआं। बंदरगाह के बाद हम क्या देखेंगे, पेट्रोलियम कुआं। तो देखिए, अंकलेश्वर, याद रखेंगे अंकलेश्वर है पेट्रोलियम कुआं को रेड से बनाते हैं, अंकलेश्वर। खंभात की खाड़ी में लुनेज, अंकलेश्वर, लुनेज। यहां पर कलोल, कौन सी जगह, कलोल, नवाग्राम, ऐसे 5-6 जगह हैं, लेकिन आपको 3-4 ध्यान रखने हैं। जैसे अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल। लुनेज कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। याद रखेंगे, ये खंभात की खाड़ी है, तो लुनेज जो है वो खंभात की खाड़ी में है। तो अंकलेश्वर, लुनेज और कलोल और नवाग्राम। तो इस तरह से ये पेट्रोलियम कुआं है जहां से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। लेकिन देखिए, अगर पेट्रोल यहां से निकाला जाता है तो लोग जो है डिब्बा लेके पहुंच जाएंगे, है ना, पेट्रोल हमको भी चाहिए करके। लेकिन होता क्या है, जब यहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है तो पेट्रोल में सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, उसके साथ डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब मिक्स होता है। तो क्या किया जाता है, पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग, मिट्टी का तेल अलग, इनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो इनको अलग करने के लिए ही रिफाइनरी बनाया जाता है, पेट्रोलियम शोधनशाला बनाया जाता है। ऐसे 3 पेट्रोलियम शोधनशाला कहाँ है, गुजरात में है। देखिए, सबसे पहले तो जामनगर, जामनगर, वादीनर और कोयली, 3 जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जामनगर, वादीनर और कोयली। याद रखेंगे, ठीक है। तो जामनगर, वादीनर और कोयली
तीन पेट्रोलियम रिफाइनरी है। वैसे ही इसमें देखेंगे ये जामनगर जो है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा स्थापित ये सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी, याद रखेंगे सबसे बड़ा, मतलब अपना भारत जो है उसका सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? जामनगर में, रिलायंस द्वारा स्थापित है। तो रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा स्थापित भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है जामनगर में स्थापित है। ये तीनों पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जबकि अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल और नवाग्राम ये सब पेट्रोलियम कुआं है। इसका मतलब गुजरात से पेट्रोलियम का उत्पादन भी होता है और यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। इसके अलावा अब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे तो घूमने चलते हैं कहीं पर। यहाँ पर जो है एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पालमपुर। गुजरात जैसे हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ जो हिल स्टेशन है उसका नाम क्या है? पालमपुर है। हिल स्टेशन का नाम क्या है? पालमपुर। इसके अलावा हम देखें तो अब हमको देखना होगा नदी। गुजरात में एक बहुत बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी की शुरुआत करने से पहले भारत के मैप में हम देखते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में यहाँ पर क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी है और इसमें क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी, और ये पश्चिम की ओर बहती है। किधर? पश्चिम की ओर। तो देखिए यहाँ से निकल रही है अमरकंटक से और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है। अमरकंटक से निकल रही है और खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच बह रही है और गुजरात में खंबात की खाड़ी से होते हुए आगे जा रही है। तो देखिए ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, इसमें लोकेट अगर किया जाए तो यहाँ पर बनेगा नर्मदा नदी। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये नर्मदा नदी है और इसके तट पर जो शहर है उसका नाम है भरूच या भड़ौच कहा जाता है। याद रखेंगे तट पर कौन सा शहर है? भड़ौच शहर है। कौन सा शहर? भड़ौच। लुनेज को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं तो भड़ौच शहर है। देखिए नर्मदा नदी के तट पर ही स्टैचू ऑफ साधुपेट आइलैंड में क्या बनाया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा साधुपेट आइलैंड में बनाई गई है जिसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए तो ये हो गया साधुपेट आइलैंड, ये नर्मदा नदी, इसके तट पर भरूच शहर है। कौन सा शहर है? भरूच शहर है या भड़ौच भी कहा जाता है, तो हम भरूच बोलते हैं, भरूच शहर है। इस नर्मदा नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो यहाँ से निकलकर जो खंबात की खाड़ी में गिर रही है, इस नदी की लंबाई है 1312, याद रखेंगे 1312 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। वैसे ही हमने ताप्ती नदी जो देखा था, ताप्ती नदी मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। याद रखें कहाँ निकलती है? मुल्ताई की पहाड़ी से, जबकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर लंबाई है और 1312 किलोमीटर के साथ ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मतलब भारत में जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी लंबी नदी ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब इसके तट पर बहुत सारे जगह पड़ेंगे मध्य प्रदेश में। जबलपुर है, होशंगाबाद है, खंडवा, खरगोन, मांडू और उसके बाद भरूच गुजरात में। जैसे आप जबलपुर जानते हैं, जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर ही सफ़ेद सरमंगमर मिलता है ना। और ये जबलपुर जो है यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, जिसको भेड़ा घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़ा घाट धुआंधार जल प्रपात। फिर होशंगाबाद है, फिर खंडवा है, खरगोन है, मांडू को आप जानते हैं, मांडूगढ़ को मांडूगढ़ मालवा की राजधानी थी। जब भारत में अकबर का शासन हुआ करता था तब मांडूगढ़ किसकी राजधानी थी? मांडूगढ़ मालवा की राजधानी थी। यहाँ पर बहुत सारे महल भी हैं मांडूगढ़ में, क्लियर करेंगे थोड़ी देर में मांडूगढ़ को। इसके बाद जब भरूच आएगा तो भरूच के पास ही सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। याद रखेंगे कौन सा डैम? सरदार सरोवर डैम। तो यहाँ पर है भरूच के थोड़ा सा पास नज़दीक ही है सरदार सरोवर डैम। याद रखेंगे सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है इसकी लंबाई जो है, यहाँ पर हम लंबाई देखेंगे, यहाँ पर जो डैम बनाया गया, पानी तो पीछे रहता है, तो ये जो डैम है इसकी लंबाई है 1210 मीटर है। मतलब इस डैम की जो लंबाई है वो 1210 मीटर है। याद रखेंगे 1210 मीटर है। और ये डैम जो है ये
भारत का दूसरा सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। नर्मदा भ्रंश घाटी जो है वो भारत का दूसरा सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। मतलब इस डैम के बन जाने के कारण ये जो नर्मदा का जो घाटी क्षेत्र है ये भूकंप सक्रिय क्षेत्र में आ गया है। इस डैम को बनने से बचाने के लिए, मतलब ये डैम ना बन पाए, इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था, जिससे कौन महिला है जो इनसे जुड़ी हुई थी, तो वो है मेघा पाटकर। याद रखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है? 1210 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 163 मीटर है। याद रखेंगे ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर है। तो देखिए, कंक्रीट से बना भारत का पहला सबसे ऊंचा डैम जो है, कंक्रीट से बना भारत का पहला ऊंचा डैम, पहला मतलब फर्स्ट, सबसे ऊंचा, तो भारत का सबसे ऊंचा डैम जो है वो भाखड़ा है 226 मीटर। वैसे ही दूसरा है लखवार जो कि उत्तराखंड में है, यह है 192 मीटर। और तीसरा है सरदार सरोवर डैम जिसकी ऊंचाई है 163 मीटर। तो लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पर? कंक्रीट है ना, कंक्रीट से बना सबसे ऊंचा डैम जो है पहले नंबर पर भाखड़ा है, दूसरे नंबर पर लखवार है और तीसरे नंबर पर सरदार सरोवर डैम है। लेकिन अगर पत्थर और मिट्टी से बना डैम पूछा जाए तो भागीरथी नदी पर जो टिहरी डैम है वो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। लेकिन अगर कंक्रीट से पूछा जाए तो कंक्रीट के आधार पर कंक्रीट से बना भारत का सबसे ऊंचा डैम 226 मीटर ऊंचाई के साथ भाखड़ा डैम है। तो इस तरह से ये जो डैम है इसका खासियत हमने देखा। इसके अलावा हम ये देखें, अभी हमारे टॉपिक में ये टर्म आया हमारा क्या? भ्रंश घाटी, कि नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो अब समझते हैं कि ये भ्रंश घाटी क्या होता है। तो देखिए, भ्रंश घाटी को ही रिफ्ट वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, और एक तरफ हम देखते हैं रैंप वैली। दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। भ्रंश घाटी जब आ गया है टर्म, तो भ्रंश घाटी के साथ साथ हम रैंप वैली को भी देख लेते हैं। देखिए, भ्रंश घाटी क्या होता है? जब भ्रंश घाटी उसे कहते हैं कि जब ये समतल जमीन है मान लेते हैं, है ना, और बीच का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा अचानक से नीचे धंस जाए, तो इसको बोलते हैं भ्रंश, भ्रंशन कहते हैं। भ्रंशन के कारण क्या हो जाए? नीचे धंस जाए, और इससे क्या हो? नदी बह रही है, मतलब इससे क्या हो रहा है? नदी बह रहा है इस धंसे हुए हिस्से से, तो इसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। जबकि रैंप वैली किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये समतल जमीन है, अब होगा क्या? ये क्या है? समतल जमीन है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये वाला जो बीच का हिस्सा है वो यहीं रहेगा, लेकिन बगल वाला हिस्सा जो है ऊपर उठ जाता है। मतलब अब क्या होगा? बगल वाला हिस्सा जो है वो ऊपर उठ जाएगा और बीच का हिस्सा अपने जगह पर ही। इसको रैंप वैली कहा जाता है। भारत में रैंप वैली से होकर बहने वाली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? तो यहाँ तिब्बत से आ रही है, सांगपो नाम है। तिब्बत में नाम क्या है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए फिर बांग्लादेश जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये रैंप वैली से होकर बहती है। जबकि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदी होकर बहती है। इसके अलावा कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सरदार सरोवर डैम हमने देख लिया, ऊंचाई हमने देख लिया, लंबाई हमने देख लिया, भूकंप सक्रिय क्षेत्र दूसरे नंबर का है ये भी हमने देख लिया। इसका उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और ये जब बन रहा था उससे पहले ही 26 जनवरी 2001 को भुज का भूकंप आया था। कौन सा भूकंप? भुज का भूकंप आया था। इस डैम के बनने के कारण क्या हुआ था? 26 जनवरी, उस समय बना नहीं था, बन रहा था, तो बनते बनते ही 26 जनवरी 2001 को भुज का भूकंप आया था। याद रखेंगे, भुज यहाँ पर है। भुज कहाँ है? यहाँ पर है, कच्छ के रण में। ये हिस्सा कच्छ कहलाता है। याद रखेंगे, ये हिस्सा क्या कहलाता है? कच्छ। देखिए, धौलावीरा भी कच्छ में आता है। ठीक है, तो भुज का भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। तो ये हो गया हमारा नर्मदा नदी से संबंधित स्थल। अब देखिए क्या होता है, ये जो नर्मदा नदी है, इधर से जो साबरमती नदी आ रही है ना,
ये साबरमती नदी भी आकर यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर रही, और जो छोटी मोटी नदियाँ हैं जो यहाँ आकर गिर रही हैं, इससे होता क्या है कि ये जो नदी का जो पानी है, यहाँ तो खंभात की खाड़ी है, समुद्र है, तो ये समुद्र का नमकीन पानी इस मीठे पानी से मिल जाता है, और नमक और मीठा मिलाएंगे तो वो पानी पीने लायक नहीं रह जाता। तो नमक हो जाने के कारण क्या होता है, ये जो पानी है ये वेस्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसको सुधारने के लिए किया गया है यहाँ पर भावनगर, है ना, भावनगर से भरूच के बीच में एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम है कल्पसर परियोजना। याद रखेंगे, इस डैम को क्या कहा जाता है, कल्पसर परियोजना कहा जाता है। कल्पसर परियोजना, इसकी लंबाई रहेगी 64 किलोमीटर और 5580 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी यहाँ से। अगर ये डैम बन जाता है तो 5580 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी इस परियोजना से। याद रखेंगे, कल्पसर परियोजना है ना, कौन सी परियोजना, कल्पसर परियोजना। आप देखिए यहाँ पर डैम बन जाएगा तो इधर जो पानी है, इधर जो नदियों का पानी है उसको यहाँ स्टोर करके रखा जा सकेगा। और ये जो गिरनार नामक जगह है, यहाँ पर गिरनार पर्वत है, तो गिरनार नामक जगह जो है ये सूखा पड़ते रहता है, यहाँ हमेशा जूनागढ़ यहाँ पर पड़ता है, कौन सी जगह पड़ता है, जूनागढ़। तो यहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था, इस एरिया को सिंचाई की व्यवस्था मिल सकेगी। तो ये है कल्पसर परियोजना का उद्देश्य, आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, इसी से रिलेट करके देखते हैं, जैसे भावनगर हम पहुंचे तो भावनगर में केंद्रीय नमक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र है। याद रखना, नमक पर रिसर्च होता है यहाँ पर, ठीक है। तो केंद्रीय नमक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भावनगर में, ठीक है। उसके बाद ये गिरनार पर्वत दिख रहा है हमको। चलिए, अभी बात हुआ गिरनार पर्वत का, तो देखते हैं गिरनार पर्वत क्या है। जब भी हम कोई पर्वत पढ़ते हैं तो उसकी ऊंची चोटी हमें पता होनी चाहिए। तो गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरखनाथ। याद रखेंगे, गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गोरखनाथ है। गिरनार पर्वत क्यों खास है, क्यों इसको याद रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। याद रखना, पूरे भारत में एशियाई शेर सिर्फ गिरनार पर्वत पर पाए जाते हैं। पूरे भारत में एशियाई शेर सिर्फ गिरनार पर्वत पर पाए जाते हैं, और यहीं पर एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर ये जूनागढ़ है ना, तो जूनागढ़ के बारे में भी देखेंगे। इसी गिरनार पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। कौन सा झील, सुदर्शन झील। देखिए, पर्वत के ऊपर है सुदर्शन झील। तो इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नाम तो आपने सुना ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये है जूनागढ़। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील भी बनवाया, अभिलेख भी लिखवाया, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य का गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। और जूनागढ़ जो है, यहाँ पर शक शासक रुद्रदामन ने अभिलेख लिखवाया, जिसको शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, है ना। संस्कृत में लिखवाया था, तो संस्कृत का प्राचीन नमूना जो है वो यहीं से मिलता है, जूनागढ़ से। अब जूनागढ़ एक देसी रियासत थी। जब देश आज़ाद हुए, है ना, जब देश आज़ाद हुआ भारत हमारा, तो जितनी भी देसी रियासतें थी सबको भारत में मिलना था। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में मामला फंस जाता है। तो जूनागढ़ जो है एक ऐसी देसी रियासत थी, जैसे हैदराबाद जो है, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के थ्रू में ला लिया गया, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाकर मिला लिया गया। लेकिन जो जूनागढ़ है, यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, मतलब पब्लिक वोटिंग कराया गया, और पब्लिक वोटिंग के माध्यम से भारत में मिलाया गया था किसको, जूनागढ़ को। तो ये है जूनागढ़ की खासियत। इस सुदर्शन झील का रिपेयरिंग भी चक्रपालित ने करवाया है ना। चक्रपालित कौन है, तो रुद्रदामन का सेनापति है ना, चक्रपालित। तो इन्होंने क्या करवाया, यहाँ पर रिपेयरिंग करवाया। रिपेयरिंग मतलब जीर्णोद्धार बोलते हैं। तो ये हो गया गिरनार पर्वत। अब गिरनार पर्वत के किनारे ही कुछ कुछ चीजों को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का क्या, सूर्य मंदिर, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। ध्यान देंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे सोमनाथ मंदिर, द्वारिका। पहले द्वारिका देखेंगे हम, द्वारिका, और उसके बाद देखेंगे हम सोमनाथ मंदिर। तो 3 मंदिरों के बारे में चर्चा करना है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, द्वारिका और सोमनाथ मंदिर। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है
ठीक है, वो कहाँ है, गुजरात में है। इसके अलावा इसको किसने बनवाया था ये ध्यान देना है ना। तो इसको मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है द्वारिका। तो द्वारिका थोड़ा सा खोजना पड़ेगा आपको, मोढेरा का सूर्य मंदिर है ना, तो थोड़ा सा ढूंढने से आपका जो है नॉलेज भी बढ़ेगा। द्वारिका जो है, द्वारिका मंदिर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य का आप नाम सुने होंगे, है ना, किसका, शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने एक पीठ जो है स्थापित किया था, कहाँ पर, द्वारिका में, जिसको शारदा पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं, शारदा पीठ, ठीक है। तो अब जो पीठ है, अब देखते हैं कि शंकराचार्य ने द्वारका में शारदा पीठ स्थापित किया, तो और कहाँ कहाँ, तो जैसे द्वारका में भारत के 4 जो बिंदु हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसमें उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें द्वारिका में शारदा पीठ, वैसे ही बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ। बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रखें कहाँ है, उत्तराखंड में है। वैसे ही पुरी में, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है, तो पुरी में, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, और वैसे ही मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। किसकी, श्रृंगेरी पीठ की। तो फिर से देखते हैं, शारदा पीठ जो कि कृष्ण से संबंधित है, वैसे ही ज्योतिष पीठ वैष्णव धर्म से संबंधित है, और आपका गोवर्धन पीठ, और लास्ट है श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ जो है ये शिव से संबंधित है ना, किससे संबंधित है, शिव से। जैसे शारदा पीठ कृष्ण से संबंधित है, ज्योतिष पीठ जो है वो विष्णु से संबंधित है, गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा से संबंधित है, वैसे श्रृंगेरी पीठ जो कि कर्नाटक में, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है, याद रखेंगे, मैसूर में, कर्नाटक के भी कहाँ, मैसूर में, ये शिव से संबंधित है, शिव भगवान से संबंधित है। तो 4 पीठ हमने देख लिया द्वारका के आधार पर। अब शंकराचार्य की अगर बात हो ही गई है तो देखिए, शंकराचार्य जो है इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, जो हमने अभी देख लिया। इसके अलावा इनका जो दर्शन है ये अद्वैतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, अद्वैतवाद कहलाता है। इनका जो प्रभाव है, इन पर जो है शैव धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रभाव था। बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा का, किसका, महायान शाखा। महायान शाखा कौन है, जो बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा करते थे, तो वही महायान शाखा का भी इनके ऊपर प्रभाव था। इस कारण इनको प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है, प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है, किसको, शंकराचार्य को। इसके अलावा इन्होंने नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। किसकी स्थापना की, नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। कौन सा धर्म, नव ब्राह्मण धर्म, याद रखेंगे, शंकराचार्य इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, याद रखेंगे, किसकी, स्मृति संप्रदाय। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है। इनका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद कहलाता है। इन्हें प्रछन्न बौद्ध क्यों कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। नव ब्राह्मण धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, और स्मृति संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो इस तरह से द्वारिका हमारा कवर हो गया। अब हम देखेंगे सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर जो है, जैसे ही हमारे सोमनाथ मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में मोहम्मद गजनवी का नाम याद आता है। किसका, गजनवी का। आपको पता होगा कि गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। कितने बार, 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से 16वां आक्रमण 1025 में उसका सोमनाथ मंदिर के ऊपर था। वो कुछ 5000 साथियों के साथ आया था, और लगभग सोमनाथ मंदिर के अंदर उस समय 50,000 लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी के कत्ल कर दिए गए थे। तो इसके बाद जो है सोमनाथ मंदिर में उन्होंने, जो मोहम्मद गजनवी जो है उसने इस मंदिर को लूटा, इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। उसके बाद इस मंदिर को सोलंकी राजा भीम ने और मालवा के राजा भोज दोनों ने मिलकर बनवाया था। इसलिए सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया है, तो आपको कई पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है कि सोलंकी राजवंशों ने बनवाया है। जबकि अगर इसका इतिहास शुरू से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर को स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया है। किसने बनवाया था, चंद्रदेव ने। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म से संबंधित है, उत्थान पतन से संबंधित है। कैसे, तो कई बार इस मंदिर को गिराया गया, कई बार इसको बनाया गया, और वर्तमान में जो मंदिर बनवाया गया है, उसको 1 दिसंबर 1995 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1995 को समर्पित किया था। मतलब इन्हीं के इससे बना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना, इन दोनों ने मिलकर जो वर्क किया था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और फिर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति जब बने तो उन्होंने राष्ट्र को 1 दिसंबर 1995 को समर्पित किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही बन पाया था ये फिर दोबारा, मतलब अभी जो आप देखते हैं सोमनाथ का मंदिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही बना था, लेकिन इसको समर्पित किसने किया? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। तो ये हो गया। इसमें हमने ये देखा कि 16वां आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर पर किया था। तो देखिए इतिहास का अगर क्रम देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? चंद्रदेव ने किया है इसका निर्माण स्वयं, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके बाद क्या हुआ? अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत के हिसाब से क्या लिखा? सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ लिखा कि यहाँ पर बहुत पैसा है, जैसा भी जो भी है। तो उसको पढ़कर महमूद गजनवी वो बहुत प्रभावित हुआ और वो जो है इसको लूटने के लिए आ गया। ठीक है, जैसे उसने इसे लूटा, 16वां आक्रमण किया। 17 आक्रमण किए हैं, 17वां जाटों के ऊपर था। ठीक है, तो 16वां आक्रमण किया, इसको लूट लिया, इसके बाद इसको नष्ट कर दिया। फिर जो है राजा भोज और सोलंकी राजा भीम ने इसे फिर से बनवाया। ठीक है, इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत का जब कब्जा हो जाता है भारत में तो फिर से इसको गिराया जाता है, 5वीं बार गिराया जाता है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद फिर से इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाना शुरू किया और शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित किया। तो इस तरह से ये सोमनाथ मंदिर का इतिहास है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला है। इसके अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात में है, मतलब पहला तो यही है सोमनाथ और एक नागेश्वर भी यही है। तो इस हिसाब से जैसे अब ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंग में से और एक हमने पढ़ा है अभी हम देख रहे थे, जो नर्मदा नदी के तट पर जो भी शहर थे, कौन कौन से? जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन और मांडूगढ़। इसमें जबलपुर में हमने क्या देखा? सफेद सरमंगर मिलता है और भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात है। होशंगाबाद कुछ नहीं है। उसके बाद खंडवा में जो है ओंकारेश्वर, कौन सा? ओंकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, मतलब तीसरा हमने पढ़ लिया खंडवा में। इसके अलावा यहाँ इंदिरा सागर बांध है, इसी नर्मदा नदी पर क्या है? इंदिरा सागर बांध है। खरगोन में क्या है? तो खरगोन में महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और वैसे मांडूगढ़ जो है वो मालवा की राजधानी थी। यहाँ पर बहुत सारे महल है, जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, तेज बहादुर महल और शाही हमाम। तो 5 महल आपको मांडूगढ़ में पढ़ने हैं। तो इस तरह से ये सोमनाथ मंदिर का भी इतिहास हो गया, द्वारिका भी हो गया, हमारा मोढेरा का सूर्य मंदिर भी हो गया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हो गया। तो मंदिरों का क्रम हो चुका है। अब इसके बाद हमको देखना है कक्ष। कौन सा हिस्सा देखना है? कक्ष हिस्सा देखना है। तो ये जो दिख रहा है हमको, ये है कक्ष। कक्ष का जो क्षेत्र है ये दलदली भूमि का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? छिछला क्षेत्र है, दलदली भूमि क्षेत्र। तो यहाँ पर जो घास उगते हैं उसको बन्नी कहा जाता है। घास क्या कहा जाता है? बन्नी। तो बन्नी घास का मैदान जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, याद रखेंगे। कक्ष में पाया जाने वाला जो बन्नी घास का मैदान है वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये जो घास का मैदान है, बन्नी घास का मैदान, पूरे एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? बन्नी घास का मैदान है, जो कि कच्छ में है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा कच्छ जो है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, याद रखेंगे। कच्छ 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। और कच्छ जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से सबसे बड़ा भी है, क्योंकि 12454 किलोमीटर स्क्वायर के साथ 12454 किलोमीटर स्क्वायर के साथ, मतलब 12,454 किलोमीटर स्क्वायर के साथ कच्छ जो है वो सबसे बड़ा है। तो देखिए कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा है, पहले नंबर पे है। तो कच्छ का क्षेत्रफल 12454 है। वैसे ही कच्छ के बाद आता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है 10,500 और उसके बाद है सुंदरवन। सुंदरवन है 9,630। तो इस तरह से आपको प्रथम 3 याद रखने हैं। कच्छ 12,454, मन्नार की खाड़ी 10,500, सुंदरवन 9,630। वैसे कम में देखा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है डिब्रूगढ़, नाकरेक और ग्रेट निकोबार। तो डिब्रूगढ़ जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो
765 किलोमीटर स्क्वायर है, नाकरेक का 820 किलोमीटर स्क्वायर और ग्रेट निकोबार का है 885 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से प्रथम 3 और अंतिम 3 जो है बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं। देखिए भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 में से सबसे बड़ा कच्छ है, लेकिन सबसे पहला कौन है, सबसे अंतिम कौन है, ये भी पता होना चाहिए आपको। इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा कच्छ है और 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है पहले समझते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जैसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। उससे बड़ा कॉन्सेप्ट हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, किसके लिए, वन्य जीव हो गया, वनों हो गया, वन हो गए, इनके लिए क्या, संरक्षण के लिए। और इससे भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जिसमें एक कोर क्षेत्र होता है, उसके ऊपर का एक लेयर होता है और उसके ऊपर का एक लेयर होता है, इसको ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। तो 3 जोन में बटा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बीच का क्या होता है, कोर होता है, सबसे अंदर वाला कोर होता है, उसके बाद मिडिल वाला होता है जिसको बफर जोन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बफर जोन कहा जाता है, फिर ट्रांजिशन जोन। तो देखिए जो कोर जोन दिख रहा है, इस पर किसी भी आम आदमी की, किसी भी आम इंसान की यहाँ पर जाना जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व को 1971 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी, याद रखना, यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा कब मान्यता दी गई थी, तो 1971 से मान्यता दी गई थी। इस बायोस्फीयर रिजर्व का शब्द का सबसे पहला प्रयोग एडवर्ड सुएस ने किया है। किसने किया है, एडवर्ड सुएस ने। अब चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व का है। तो सबसे पहला नीलगिरी तमिलनाडु में है, नीलगिरी तमिलनाडु में पहला है, इसलिए याद रखना पड़ेगा डेट 1986 में नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बनाया गया था। वैसे उत्तराखंड का जो नंदा देवी है, कौन सा, नंदा देवी, 1988 में बनाया गया था, ये दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला नीलगिरी है और दूसरा नंदा देवी है, 2 हो गए। अब हम इस तरफ का पहले देखेंगे, नीचे का देखेंगे। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व लाइन से याद नहीं हो सकते, तो हम इनको बांट कर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे केरल में है अगस्तमलई की पहाड़ी, अगस्तमलई की पहाड़ी, यहाँ पर नीलगिरी, और यहाँ पर ये श्रीलंका है तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। क्या, मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें यह है ग्रेट निकोबार। क्या है, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो आपको दिख रहा है ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन कौन से पढ़ लिए, अगस्तमलई की पहाड़ी जो केरल में है, तमिलनाडु में नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका और भारत के बीच में, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर शेषाचलम, शेषाचलम। तो 5 हमने यहाँ पर देख लिया, अगस्तमलई, नीलगिरी, मन्नार खाड़ी, ग्रेट निकोबार और शेषाचलम। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में भी है कुछ हिस्सा। तो ये हो गया आपका 5। अब हम ऊपर के 2 देख लेते हैं। ऊपर में हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में क्या है, तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो ऊपर के 2 हो गए, तो 5 और 2 7 हो गए। अब बीचों बीच देखते हैं, तो बीचों बीच थोड़ा ध्यान देना है ना, बीचों बीच ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा का सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अचानकमार अमरकंटक है ना, क्या कहा जाता है कंबाइंड रूप से, अचानकमार अमरकंटक। इसके अलावा यहाँ पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी के अलावा पन्ना है, और गुजरात में है कच्छ। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इस बीचों बीच दिख रहे हैं आपको। सुंदरवन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद अचानकमार अमरकंटक, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और कच्छ। तो 6 ये हो गए। तो इन 6 को डेट वाइज पहले समझ लेते हैं। देखिए ये जो सुंदरवन आपको दिख रहा है, सुंदरवन 1989 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद सिमलीपाल 1994 में बनाया गया था। सिमलीपाल के बाद आप यहाँ पर देखिए पंचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक और पन्ना। तो इसको लाइन से लिख दीजिए, पंचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक और पन्ना। और ये डेट है 1999, 2005 और 2011। तो अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये डेट मेरे को कैसे याद है। तो देखिए सुंदरवन 1989 कैसे मैंने याद किया, तो 1986 जो है, 1986 में नीलगिरी जो है
पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और नंदा देवी जो है 1988 में दूसरा। तो 88 के बाद तो 89 ही आएगा, 89 मैंने सुंदरवन को दे दिए, है ना। तो सुंदरवन 89 हो गया, 5 जोड़ेंगे सिमलीपाल आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे पंचमढ़ी आएगा। पंचमढ़ी, पंच का मतलब क्या होता है 5, इसीलिए 5 और 5 जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे हम 6 और फिर जोड़ेंगे 6, तो 2 बार 5 जोड़ना है, 2 बार 6 जोड़ना है। 1999 में 6 जोड़ेंगे तो अचानक मार अमरकंटक आ जाएगा, और फिर 6 जोड़ेंगे तो पन्ना। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे नया है, क्योंकि 2011 में बना है, इसके पहले सब बन चुके हैं। मतलब 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। तो इस तरह से आपको डेट भी याद हो सकते हैं। इसके अलावा इस तरफ देखें तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व भूटान बॉर्डर असम में है। कहाँ है? भूटान बॉर्डर असम में है। तो ये भूटान है आपका, तो भूटान बॉर्डर असम में है। वैसे ही दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रूगढ़ सैकोबा नागालैंड बॉर्डर पर असम में है, याद रखेंगे। तो देखिए असम में कौन कौन से हुए, तो मानस और डिब्रूगढ़ सैकोबा जो है असम में हो गए, दिहांग दिवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और मेघालय में है नाकरेक, और ये है ग्रेट निकोबार। तो अब आप समझना, जो हम नीचे से जो क्रम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम, यहाँ पर हमने देखा था कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ सैकोबा है, 765 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नाकरेक जो है दूसरा है, नीचे से कम से 820 किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरा है ये देखो ग्रेट निकोबार 885 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से लास्ट के 3 का क्रम आपको याद हो जाएगा, है ना। डिब्रूगढ़ 765 किलोमीटर स्क्वायर, उसके नीचे 820, नाकरेक 820 किलोमीटर स्क्वायर, और नाकरेक के बाद ग्रेट निकोबार 885 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या देख लिए, बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए। तो कितने हुए हम गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 हुए, मतलब एक अभी भी बचा हुआ है, और वो है कंचनजंगा। वो क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है आपको पता है, तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सन 2000 में बनाया गया था, और अगस्त मलई को 2001 में बनाया गया था, ये याद रखेंगे। कंचनजंगा सन 2000, अगस्त मलई 2001। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए कच्छ जो दिख रहा है ये 2008, कोल्ड डेजर्ट 2009, शेषाचलम 2010। तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल बना के भी आप इसको देख सकते हैं। कच्छ 2008, कोल्ड डेजर्ट 2009 और शेषाचलम 2010। 2008, 9, 10 और कौन से बच गए, तो और कौन से बच गए, तो अब देख रहे हैं ये दिहांग दिवांग और डिब्रूगढ़ सैकोबा। तो दिहांग दिवांग 1997, अब जिसका बर्थ डेट 1997 होगा वो याद कर लेना। यहाँ पर है डिब्रूगढ़ सैकोबा, ध्यान देंगे यहाँ पर डिब्रूगढ़ सैकोबा है जो असम में है, नागालैंड बॉर्डर पर, और दिहांग दिवांग जो अरुणाचल प्रदेश में है ये बना है 1998 में। तो 97, 98 ये हो गया। यहाँ 86 पढ़ा है हमने, तो 86 ये है। मन्नार की खाड़ी और ग्रेट निकोबार दोनों 1989 में बने हैं। कब बने हैं, दोनों 1989 में बने हैं। नाकरेक 1988 में बना है और मानस 1989 में बना है। तो 88, 89 और ये दोनों भी 89। तो इस तरह से आपको पूरे डेट याद हो जाएंगे। और क्षेत्रफल जो है नीचे से 3 का क्रम और ऊपर से 3 का क्रम मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो है आप बुक से बाकी का भी देख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए, जैसे 3-3 करके याद कीजिए, तब आपको पूरे बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल याद हो जाएगा। तो हम कच्छ के बारे में बात कर रहे थे। कच्छ जो है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा कच्छ में देखिए ये क्या बना रहा हूं मैं, तो ये है पवन चक्की। ये क्या है, पवन चक्की। तो पवन ऊर्जा, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कच्छ में। कितना गीगावाट, तो 1100 गीगावाट जो है बिजली उत्पादन की जा सकेगी। तो कच्छ जो है सबसे बड़े पवन ऊर्जा के रूप में सामने आएगा, ठीक है। इसके अलावा मांडवी नामक जगह है इस तरफ, मांडवी भी जो है पवन ऊर्जा का केंद्र है। इसके अलावा हम देखें तो देखिए जैसे मैंने आपको ये बनाया है, इसको कुछ हम इस तरह से बनाते हैं ना, कच्छ को इस तरह से। तो यहाँ से देखिए आपको पता है कि 23.5 डिग्री जो है
कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा ऐसे गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो गुजरात से भी होकर गुजरती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो गुजरात से होकर गुजरती है, यहाँ से जो होकर गुजरती है, इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर यहाँ से आ रही माही नदी है ना, विंध्याचल पर्वत से आ रही माही नदी इस कर्क रेखा को गुजरात में 2 बार काटती है। तो याद रखना, माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर बना भी सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर हम एक नदी बना देते हैं इस तरह से, ये माही नदी आ रही है और यहाँ पर कर्क रेखा जो है, ये माही नदी जो है यहाँ पर हम कर्क रेखा बना देते हैं। तो माही नदी जो आ रही है, ये माही नदी क्या करेगी, तो माही नदी जो आ रही है एक बार इसको क्रॉस करेगी और दोबारा इसको टच करके फिर आगे बढ़ जाएगी। तो इसी को कहा जाता है कि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार क्रॉस करती है। कहाँ पर? गुजरात में। इसके अलावा ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है, इसके ऊपर कौन सी रेखा होगी, तो 23.5 डिग्री के बाद 24 डिग्री रेखा होगी। इस 24 डिग्री, देखिए यहाँ से इधर पाकिस्तान चालू हो जाता है, तो इस 24 डिग्री रेखा को पाकिस्तान जो है दावा करता है कि 24 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस 24 डिग्री रेखा के ऊपर का हिस्सा, मतलब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान इस पर दावा करता है, लेकिन उसका कब्जा नहीं है। तो ये हो गया, आपको 24 डिग्री का पता चल गया। कच्छ जो है बन्नी घास का मैदान आपको पता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रवाल भित्ति। और ये जो समुद्री तट रेखा है, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है गुजरात में। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करता है, तो मृदा अपरदन को रोकता है, याद रखेंगे। यहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पिरोतन द्वीप। पिरोतन द्वीप से ही लगा हुआ एक और द्वीप है जिस पर गुजरात राष्ट्रीय समुद्री पार्क है, याद रखेंगे। गुजरात राष्ट्रीय समुद्री नेशनल पार्क है गुजरात में, है ना। तो ये द्वीप भी इसी के कंट्रोल में है। तो राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ है पूछा जाएगा, तो पिरोतन द्वीप से ही लगा हुआ एक द्वीप है, वहाँ है गुजरात में। इसके अलावा ये जो हम कच्छ पढ़ रहे हैं, है ना, कच्छ अभी खत्म नहीं हुआ है। कच्छ में जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है, याद रखें। किसका किया जाता है? जंगली गधों का संरक्षण। सुरेंद्र नगर फेमस है जंगली गधों के संरक्षण के लिए, है ना, जंगली गधों के संरक्षण के लिए। तो ये हो गया गुजरात का राष्ट्रीय समुद्री पार्क। इसके बाद हमको देखना है कि जो ये खंभात की खाड़ी है, इस खंभात की खाड़ी में गुजरात से लगा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है, यहाँ पर लगा हुआ है, दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली, है ना, या फिर दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव ऐसा भी कहा जाता है। तो दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, मतलब दादरा नागर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था। इनका गठन जो है 1961 में किया गया था, मतलब दादरा नागर हवेली का अलग से और दमन दीव का अलग से। तो इन दोनों का गठन 1961 में किया गया था और इनका पुनर्गठन 26 जनवरी 2020, है ना, 2020 को पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन कर इस दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है अब, है ना। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव को अब एक कर दिया गया, पुनर्गठन करके। कब? 2020 में। और इस तरह से इनकी राजधानी अब हो गई है दमन। इस प्रकार भारत में अब जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो एक तो हो गया दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली, यहाँ पर है। एक लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और 2 जो 5 अगस्त 2019 को बने हैं वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये हो गया दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली। औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें गुजरात में, तो एक है आनंद, यहाँ पर एक जगह पड़ेगा जिसका नाम है आनंद। आनंद में है राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमूल दूध का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? अमूल दूध का, याद रखेंगे। और साणद, तो आनंद और साणद को याद रखना है। साणद जो है नैनो कार की फैक्ट्री है ना, टाटा लखटिया नैनो कार की जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की गई थी? साणद में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो आनंद से अमूल दूध और साणद से
नैनोकार। और अमूल दूध से याद रखना है आनंद से, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? आनंद में की गई है। तो इस तरह से ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र। तो गुजरात राज्य से जो भी संबंधित तथ्य थे उसको मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का। ये गुजरात राज्य जो है, आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।